हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका जेईई केमिस्ट्री फैकल्टी, हाजिर हूं लेकर एक और धमाकेदार, एक और अमेजिंग सेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही लेकर, जिसमें जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो था एटॉमिक नंबर, मास नंबर और एवरेज एटॉमिक मास। अब उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, डिफरेंट मास नंबर्स, डिफरेंट न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट प्रोटॉन्स के आधार पर जो अलग अलग एटम्स को, जो अलग अलग एलिमेंट्स को हम टर्मिनोलॉजीज देते हैं, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोफर्स, आइसोडाइस्टर्स, आइसोमॉर्फस, ये सारे टर्म्स को हम समझेंगे और इनके एग्जाम्पल को जानेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, आइसोडाइफर्स, आइसोस्टर्स, ये सब की चर्चा करने वाले हैं। आज पूरे तरीके से इस पर पूरी तरीके से बात करने वाले हैं और इन सब की डिटेल में इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि यहां से आईआईटी का सीधा सवाल आता है। आईआईटी में सीधा सवाल यहां पर आपका बनता है मेंस लेवल पर कि आपको बोल दिया जाता है कि इनमें से कौन सा पेयर आइसोबार है, या इनमें से कौन सा पेयर आइसोटोन है, या इनमें से कौन सा पेयर आइसोमॉर्फस है। तो वो आप तब बता पाओगे जब आपको हर एक टर्मिनोलॉजी क्लियर हो। आइसोडाइफर्स क्या होता है, आइसोईस्टर्स क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज किसे कहते हैं, ये सारी चीजें अगर आपको पता चलेंगी तभी आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो मतलब अगर मैं कहूं तो अब तक का जो भी जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये अभी तक का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब इसके पहले के मुकाबले जितने टॉपिक्स हैं ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक के में। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से समझना है और बहुत ध्यान से आपको यह भी जानना है कि मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई के कोर्स मॉड्यूल में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं, क्या क्या चीजें आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड कराई जाती हैं। जिसमें सबसे पहले एक्सप्लेनेटरी वीडियोस होते हैं, आपको बड़े बड़े लेक्चर्स, बड़े थॉरोली लेक्चर्स, एक्सप्लेनेटरी वीडियोस, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जिनमें होता है, ऐसे थ्योरी के वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। उसके बाद क्योंकि आप जानते हो कि थ्योरी को पढ़ाए सिर्फ थ्योरी करने से तो आपका एग्जाम नहीं क्रैक होगा जब तक आप उस थ्योरी पर बेस क्वेश्चंस ना लगा लो। तो उसके बाद आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व कराते हैं। आपको मिलती है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम की शीट, डीपीपी की शीट, जहां पर हम आपको पीडीएफ देते हैं। उस पीडीएफ को आपको पहले सॉल्व करना होता है और अगर आपसे नहीं बने तो घबराने की बात नहीं है क्योंकि आपको उसका वीडियो सोल्यूशन भी हम लोग देंगे। तो प्रॉपर वीडियो सोल्यूशंस हर डीपीपी का आपको मिलता है। उसके बाद आपके डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के साथ आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज भी आती है जहां पर हम पूरे चैप्टर पर जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनकी भरपूर प्रैक्टिस करते हैं। उसके साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं, यानी कि आईआईटी में पिछले 35-40 सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। उनके लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, यानी कि लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस आप लोगों से कंडक्ट कराते हैं और लाइव डाउट सेशंस में हम आप लोगों के जितने भी डाउट्स होते हैं उनको कैटर करते हैं। इंटरैक्टिव सेशंस होता है बहुत अच्छा वो। उसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज आती है, चैप्टर वाइज आपके टेस्ट होते हैं और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिलती है जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com पर अवेलेबल है। तो YouTube पर बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस होने के कारण आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा जब आप वेबसाइट पर जाओगे। तब आप वेबसाइट पर जाओगे magnetbrains.com पर, आप जैसे ही जाओगे तो आपको यहां पर तमाम चीजें मिलेंगी जो आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाते हैं, जो आपकी पढ़ाई के लिए एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड कोर्स का आपका जो तलाश रहता है वो यहां पर खत्म हो जाता है magnetbrains.com पर। तो वहां जाकर आप वो सारे लेक्चर्स देख सकते हो और सबसे अच्छी बात ये सारे लेक्चर्स आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब चैनल पर जैसे फ्री देखते हो वेबसाइट पर भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई कूपन कोड नहीं है, कोई आपको पैकेज बाय नहीं करना, कोई फीस पे नहीं करना, क्योंकि पूरा कोर्स जो आईआईटी जेईई का है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो बस आप जाएं और सिर्फ अपना टाइम इन्वेस्ट करें वहां पे और उन लेक्चर्स को देखें, उन शीट्स को लगातार सॉल्व करें। क्लियर? चले अब भैया सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आइसोडाइफर्स से। ठीक है, जनरली मैं थोड़ा सा अलग चलता हूं, मतलब नॉर्मली तुम देखोगे कि तुम पहले आइसोटोप्स पढ़ोगे, उसके बाद आइसोबार्स पढ़ोगे, फिर कहीं ये अदर टर्म्स आते हैं, लेकिन हम शुरू करते हैं आइसोडाइफर्स से। क्योंकि डोंट एक्सपेक्ट कि आईआईटी में आपको सिंपल सवाल पूछेंगे कि आइसो बार्स क्या होते हैं या आइसोटोन्स क्या होते हैं। वो तो आपको 9th में भी पता था आइसो बार्स और आइसोटोन्स क्या होते हैं। लेकिन जब आप आईआईटी की तैयारी करते हो तो आपको टफ के लिए प्रिपेयर होना है, आपको कठिन चीजें जो होती हैं उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और उसी श्रेणी में सबसे पहला है आइसोडाइफर्स। क्या होता है आइसोडाइफर्स? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है, जरूरी नहीं है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेम हो भी सकते हैं और दोनों में अलग, एक एलिमेंट में न्यूट्रॉन की संख्या अलग है और प्रोटॉन की संख्या अलग है, बिल्कुल हो सकती है।
जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कार्बन की बात अगर हम करें, कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और मास नंबर है 12। अगर मेरे को इसमें प्रोटॉन पता करना है तो प्रोटॉन कितने इसमें, प्रोटॉन कितने इसमें 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है। और अगर मेरे को न्यूट्रॉन पता करना है तो न्यूट्रॉन कैसे पता करूंगा, 12 माइनस 6, याद है ये a माइनस जेड करके 12 माइनस 6, तो ये भी 6 है। तो यहां मैं कहूंगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बिल्कुल सेम है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम हो भी सकते हैं, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिफरेंट भी हो सकते हैं। डिफरेंट मतलब जैसे सोडियम है, अब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11 और मास नंबर कितना है 23। तो अगर इसमें प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन तो सीधा दिख रहा है 11, जबकि न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन हो जाएगा 23 माइनस 11 यानी कि इक्वल्स टू 12। तो यहां पर आप देखोगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग है, यहां पर आप देखोगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग है। तो अभी ये एग्जांपल नहीं है आइसोडाइफर का, मैं क्लियर कर दूं, मैं शायद आइसोडाइफर्स में समझा रहा हूं तो आप प्लीज ये मत समझना कि ये आइसोडाइफर का एग्जांपल दिया है मैंने। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो एटम टू एटम सेम भी हो सकते हैं, मतलब किसी एटम में प्रोटॉन की संख्या जितनी उतनी न्यूट्रॉन की संख्या भी है, कई बार डिफरेंट भी होते हैं। जैसे यहां पर डिफरेंट है, प्रोटॉन कुछ है 11 और न्यूट्रॉन है 12, तो अलग भी हो सकते हैं। लेकिन आइसोडाइफर्स किसे कहेंगे, ध्यान से सुनना, आइसोडाइफर्स किसे कहेंगे, वो दो एलिमेंट्स, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा वो एलिमेंट्स जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस सेम हो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस वाला नंबर सेम हो, तो ऐसे दो एलिमेंट एक दूसरे के आइसोडाइफर्स कहलाते हैं। दे आर कॉल्ड एज आइसोडाइफर्स। डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा पूरा। द एलिमेंट विच हैव सेम वैल्यू ऑफ n माइनस पी। व्हाट इज n माइनस पी? इट इज डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। इट्स अ डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन, it's a difference of neutron and proton। तो बेसिकली डिफरेंस है बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो जब डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन अगर सेम होगा तो ऐसी स्पीशीज को आपस में क्या कहोगे, आइसोडाइफर्स। एग्जांपल दिया हुआ है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, आप देख लो। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर 14। पहले तो प्रोटॉन पता कर लो, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन, तो 7। और ये मैं यहां पर लाइन खींच देता हूं, ये मैंने दूसरा एग्जांपल दिया है। यहां पर मैंने दूसरी चीज समझाई थी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो डिफरेंस होता है वो आइसोडाइफर कहलाता है। तो ये इसको एग्जांपल मत मानना, दीज आर नॉट एग्जांपल्स, दीज आर नॉट एग्जांपल्स ऑफ आइसोडाइफर्स। नहीं तो क्या होगा, तुमको एग्जाम में यही याद रह जाएगा तो मेरा हेडेक हो जाएगा वो। These are not examples of isodaifers। ठीक है, नॉट एग्जाम्पल्स। हाँ, तो अपन वापस आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। तो नाइट्रोजन का अपन बात कर रहे थे, नाइट्रोजन एटम की। एटॉमिक नंबर 7 है और मास नंबर कितना है 14 है। अब मास नंबर 14 है तो लेट्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, बेसिकली मास नंबर जो 14 है उसमें से एटॉमिक नंबर 7 माइनस कर दो तो आपको 7 मिलेगा। अब प्रोटॉन है 7, न्यूट्रॉन है 7, तो प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 7 माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है 7 माइनस 7 यानी कि 0। एक बार इसमें भी कैलकुलेट करते, एक बार इसमें भी कैलकुलेट कर लेते। इसमें देखेंगे ऑक्सीजन आपको दिया हुआ है विच इज हैविंग एटॉमिक नंबर 8 एंड मास नंबर 16। एटॉमिक नंबर 8 है तो प्रोटॉन की संख्या विल बी 8, न्यूट्रॉन की संख्या विल बी 16 माइनस 8, दैट कम्स आउट टू बी 8। तो यहां पर अगर आप प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का सम डिफरेंस देखोगे तो 8 माइनस 8 करना पड़ेगा विच कम्स आउट टू बी 0, यानी कि यहां पर भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो डिफरेंस है वो 0 आ रहा है। तो यहां पर भी प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन है 0, यहां पर भी प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन है 0। तो यहां पर भी आपको 0 मिल रहा है, यहां पर भी आपको 0 मिल रहा है, राइट। तो आपको दोनों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस 0 मिल रहा है। इसलिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, मास नंबर नाइट्रोजन 14 वाला और मास नंबर ऑक्सीजन 16 वाला, ये दोनों एक दूसरे के आइसोडाइफर्स होंगे। तो दीज टू आर आइसोडाइफर्स ऑफ ईच अदर। बस याद रखना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हैं, कार्बन भी ले सकते हो इसमें तुम।
कौन सा कार्बन? 6 एटॉमिक नंबर का एंड 12 मास नंबर का। ये भी देख लो, क्यों? क्योंकि इसमें देखो प्रोटॉन की संख्या 6 है, न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 है, प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन इसमें करोगे तो यू विल गेट 6 माइनस 6, तो ये भी 0 है, तो 12 माइनस 6 यू विल गेट दिस एज 0। तो ये भी एग्जांपल हो गया, मतलब ये तीनों एक दूसरे के आइसोडाइफर्स हो गए। These three are isodiphers of one another। तो ये बिल्कुल सही है, these are isodiphers। तो ये isodiphers हो जाएंगे एक दूसरे के। क्लियर बात? तो आइसोडाइफर्स आई होप क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद आगे बात करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका भी। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे चलते। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स दो या दो से अधिक एलिमेंट जिनका न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो, मतलब आपस में न्यूट्रॉन एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। तो ए और बी दो एलिमेंट है, दोनों में अगर न्यूट्रॉन सेम है, मान लो 5-5 न्यूट्रॉन है दोनों के पास, ए और बी, तो ए और बी दोनों एक दूसरे के आइसोटोन्स होंगे। न्यूट्रॉन की संख्या सेम होनी चाहिए, तो ये आइसोटोन्स होंगे। देखते आइसोटोन्स की बात करते हैं। तो वी हैव आइसोटोन्स, एलिमेंट्स विच कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कॉल्ड एज आइसोटोन्स। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, सिलिकॉन दिया हुआ है 14 एटॉमिक नंबर एंड 30 मास नंबर, फॉस्फोरस 15 एटॉमिक नंबर 31 मास नंबर एंड सल्फर इज 16 एटॉमिक नंबर एंड 32 इज मास नंबर। अब आप देखोगे इसमें न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, सब में आपको कुछ नहीं करना, ए माइनस एड करना है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो इसमें 30 माइनस 14 करोगे तो यू विल गेट इट एज 16। इसमें आप क्या करोगे, 31 माइनस 15, तो अगेन यू विल गेट 16। इसमें आप करोगे 32 माइनस 16, सो अगेन यू विल गेट 16। तो आपको सब में न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो बिल्कुल सेम दिखेगी, दैट इज 16, 16 एंड 16। ये बिल्कुल सेम दिखेगी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या बिल्कुल सेम दिखेगी, इस वजह से ये सब एक दूसरे के आइसोटोन्स होंगे। तो ये सिलिकॉन और फास्फोरस आइसोटोन है, फास्फोरस सल्फर आइसोटोन है, तो बेसिकली ये सब आपका आइसोटोन हो जाएगा। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज आइसोटोन्स। आइसोटोन्स, द स्पीशीज विच कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, द स्पीशीज विच कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड एज आइसोटोन्स। न्यूट्रॉन की संख्या बिल्कुल सेम होनी चाहिए, कुछ भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, न्यूट्रॉन बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके आइसोटोन्स हो गए। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका भी। और आइसोटोन्स, आइसोडाइफर्स पर पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है तो वो आइसोडाइफर्स और आइसोटोन्स पर ज्यादा आया है। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी आता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स आगे आएगा, उस पर भी आता है। आगे बात करते हैं। अब आगे सबसे कॉमन आइसोटोप्स, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा आइसोटोप्स के बारे में। दो या दो से अधिक एटम सेम एलिमेंट के होंगे। क्यों सेम एलिमेंट के होंगे? क्योंकि दो या दो से अधिक एटम का एटॉमिक नंबर सेम होगा। एटॉमिक नंबर सेम मतलब उनकी पहचान। हमारा आधार कार्ड नंबर था, अगर मेरा आधार कार्ड नंबर किसी और के साथ मैच हो गया तो मतलब हम दोनों एक ही है, फिर सेम है, बिल्कुल अलग नहीं है। क्योंकि दुनिया में, पूरे देश में, मतलब कहना चाहिए दुनिया में तो आधार कार्ड नहीं है, हमारे देश में ही है, तो पूरे देश में जो आधार कार्ड है वो सबका एक यूनिक आइडेंटिटी है, एक यूनिक आईडी है, एक यूनिक नंबर है। तो अगर मैं कह रहा हूं एटॉमिक नंबर दो या दो से अधिक एटम का सेम है, मतलब एलिमेंट तो एक ही है, ठीक है ना, लेकिन उनका मास नंबर अलग है। मास नंबर अलग है मतलब न्यूक्लियॉन्स का जो सम है वो अगर अलग है, तो ऐसे दो या दो से अधिक एटम जिनकी अपन बात कर रहे हैं वो एक दूसरे के आइसोटोप्स कहलाएंगे, वो एक दूसरे के आइसोटोप्स कहलाएंगे। तो दैट विल बिकम एन आइसोटोप। संपट पड़ी मेरी बात आइसोटोप्स को लेकर। तो दो या दो से अधिक एटम जिनका आपस में एटॉमिक नंबर सेम हो, मतलब प्रोटॉन की संख्या सेम हो, लेकिन मास नंबर बोले तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम वो अलग हो, तो ऐसे दो एटम एक दूसरे के, या दो से अधिक भी हो सकते हैं, वो सारे एटम एक दूसरे के आइसोटोप्स कहलाएंगे। टोप्स, आइसोटोप्स। अब तुम सोचो सर प्रोटॉन सेम है लेकिन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम अलग है, ऐसा कैसे हो गया? ऐसा ऐसे हो गया कि न्यूट्रॉन की संख्या बदल गई, न्यूट्रॉन की संख्या बदल गई। तो आप एक और डेफिनेशन दे सकते हो आइसोटोप्स की, ऐसे दो या दो से अधिक एटम जो सेम एलिमेंट के हैं लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या दोनों में अलग है, उसे हम आइसोटोप्स कहेंगे।
आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती थी। इसके पहले जो हमने पढ़ा भैया आइसोटोन, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम थी। अभी आइसोटोप्स आ गया, आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन की संख्या अलग, बिल्कुल अलग होगी। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम अलग होगा, सिर्फ प्रोटॉन की संख्या सेम होगी। और प्रोटॉन की संख्या सेम है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम अलग है, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या अलग है, इसलिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम अलग आ रहा है। क्लियर बात? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम इसलिए अलग आ रहा है क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग है। तो इसके दो डेफिनेशंस होंगी। अभी पहले चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट प्रपोज बाय सॉडी, इसको सॉडी ने बताया था आइसोटोप्स के बारे में, साइंटिस्ट का नेम है। द आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट इन द सेंस मास नंबर। दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। उनकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होगी, याद रखना। उनकी केमिकल प्रॉपर्टी मोर और लेस कहते हैं सेम होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो उनका सेम है, बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज इसलिए अलग है क्योंकि उनका वजन अलग है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम है बट फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है। लेकिन क्या होगी डेफिनेशन? 2 और मोर एटम्स। पहली डेफिनेशन बता रहा हूं ये मैं, 2 or more atoms having same atomic number, but different mass numbers are isotopes of each other. Are isotopes of each other. So they are called as isotopes of each other. और दूसरी डेफिनेशन भी देख लो। और दूसरी डेफिनेशन क्या है? 2 or more atoms of same element two or more atoms of same element having same number of protons, but different number of neutrons, are called as isotopes of each other. Are called as isotopes of each other. ये दो डेफिनेशंस होती हैं, आप कोई सी भी फॉलो कर सकते हो, बट दीज टू आर डेफिनेशंस। दोनों एक ही बात कहती है, एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो तो आइसोटोप्स है। अब हमें पता है एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रोटॉन तो सेम हो गया, प्रोटॉन की संख्या तो सेम हो गई, तो फिर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम क्यों अलग आ रहा है? बिकॉज न्यूट्रॉन की संख्या अलग है। तो 2 और मोर एटम्स जिसमें प्रोटॉन की संख्या सेम है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग है, उन्हें हम आइसोटोप्स कहेंगे। आइसोटोप्स। न्यूट्रॉन सेम हो जाए तो आइसोटोन्स होगा, जैसे पहले था इसका जस्ट पिछला वाला, वो आइसोटोन्स था, न्यूट्रॉन सेम थे। फिर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम तो अलग होगा, प्रोटॉन भी अलग होंगे लेकिन न्यूट्रॉन सेम है। यहां प्रोटॉन सेम है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग है, तो दे आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन के 3, अब हाइड्रोजन एक ही एलिमेंट है, पहचान एक ही है, तो उसके 3 रूप मिलेंगे, सब में एटॉमिक नंबर 1 होगा लेकिन मास नंबर सबका अलग होगा। तो हाइड्रोजन 1 1 2 1 3। अब 1 में इट इज नोन एज प्रोटोनियम, सेकेंड 1 2 इज नोन एज ड्यूटेरियम एंड 1 3 इज नोन एज ट्रिटियम। इसको हम प्रोटियम भी कहते हैं बट प्रोटोनियम भी बोला जाता है, प्रोटोनियम या प्रोटियम कुछ भी बोल सकते हो। 1 2 वाला इज कॉल्ड ड्यूटेरियम एंड दिस इज कॉल्ड 1 3 ट्रिटियम। 1 2 को हम हैवी हाइड्रोजन भी कहते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन है और ये हैवी हाइड्रोजन है, ये तो हैवीएस्ट हो गया, फिर इसका यूज भी बहुत कम होता है लेकिन ये कभी यूज पे आ जाता है। ड्यूटेरियम कभी कभार आपका यूज में आता है, इसलिए इसको हैवी हाइड्रोजन कहते हैं। हैवी क्यों कहते हैं?
क्योंकि इसका मास नंबर 1 था और इसका मास नंबर 2 हो गया ड्यूटेरियम में, तो मास डबल हो गया। और वो डबल क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज एक न्यूट्रॉन इसमें आ गया, इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं था। क्योंकि देखो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, Z की वैल्यू 1 है, इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या भी 1 है, मतलब मास नंबर भी 1 है, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 1 है, तो मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अगर 1 है तो मतलब प्रोटॉन ही 1 है, न्यूट्रॉन तो 0 है। तो अगर इसमें न्यूट्रॉन निकालना चाहो तो न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? यहां पर एटॉमिक नंबर में से मास नंबर, मतलब मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करना पड़ेगा, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करना पड़ेगा, A माइनस Z करना पड़ेगा। कर देते हैं, A माइनस Z, 1 माइनस 1 0। ठीक है। इधर अगर हम बात करें ड्यूटेरियम में, तो ड्यूटेरियम में एटॉमिक नंबर वही रहेगा, दैट विल बी 1। एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? इट विल बी 1, क्योंकि प्रोटॉन तो अभी भी 1 है, क्योंकि एटम तो वही है, तो एटॉमिक नंबर तो अभी भी 1 है। लेकिन देखो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम 2 हो गया, मतलब प्रोटॉन की संख्या 1 है लेकिन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 2 हो गया। तो प्रोटॉन अगर 1 है और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 2 हो गया तो फिर न्यूट्रॉन की वैल्यू 1 आ जाएगी ना। तो यहां से न्यूट्रॉन की वैल्यू करोगे 2 माइनस 1 तो आपको 1 मिलेगी, मतलब इसमें एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया जिससे इसका वजन ज्यादा आ गया। इसलिए इस हाइड्रोजन को हम हैवी हाइड्रोजन भी कह रहे हैं, भारी हाइड्रोजन है ये, हैवी हाइड्रोजन है, तो दिस विल बिकम हैवी हाइड्रोजन। ट्रीटियम में इट विल बिकम 3 माइनस 1, क्योंकि प्रोटॉन इज 1, एटॉमिक नंबर इज 1, लेकिन जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मास नंबर है वो 3 है। तो प्रोटॉन 1 है लेकिन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 3 है, तो फिर न्यूट्रॉन आ गया 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो न्यूट्रॉन की वैल्यू आ गई 2। तो इसमें 2 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, और 2 न्यूट्रॉन से एक्स्ट्रा आने से और वजन बढ़ गया, वजन 3 हो गया। तो यहां पर सेम प्रोटॉन की संख्या है लेकिन डिफरेंट प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम है, बोले तो न्यूट्रॉन की संख्या अलग आ गई, इस वजह से ये तीनों एक दूसरे के आइसोटोप्स होंगे। तो प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, ये तीनों एक दूसरे के आइसोटोप्स कहलाएंगे और इनको बोला जाएगा आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, सो दे आर कंसिडर्ड एज आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ऑल 3 आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे ही हमने पिछले वीडियो में एक एग्जांपल लिया था जब हम एवरेज एटॉमिक मास समझा रहे थे, क्लोरीन 35 और 37। तो जब भी एवरेज एटॉमिक मास आप कैलकुलेट करते हो तो यह बात याद रखना, वो हमेशा आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। एलिमेंट्स जो है वो आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, इस वजह से आप वहां पर उनका एवरेज एटॉमिक मास लेते हो। इसलिए यू ऑलवेज कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ओवर देयर, क्योंकि वहां पर हमेशा आप देखना आपको वहां पर आइसोटोप्स दिखेंगे, दो एलिमेंट जिनके 35 मास नंबर अलग है, एक का 35 एक का 37 है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा? जब आप रिएक्शन करा रहे हो तो 35 वाला क्लोरीन है, 37 वाला है, तो आप उस केस में एवरेज ले लोगे, क्योंकि आइसोटोप्स में आप सिलेक्ट नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल उन्हें बोला ना हो कि ये वाला आइसोटोप ही हम यूज कर रहे हैं। तो आप जनरली क्लोरीन की रिएक्शन कराओगे तो 35 वाला भी ले सकते हो, 37 वाला भी ले सकते हो, इसलिए उस केस में हम उसका एटॉमिक मास 35.5 लेते हैं, विच इज द एवरेज जो उनके परसेंटेज अबेंडेंस पर आया है, जो मैंने लास्ट वीडियो में कैलकुलेट भी किया था, एग्जैक्टली बताया था 35.5 कैसे आया है। अगर वो लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखे, उसके बाद आपको ये वीडियो देखना चाहिए। ठीक है। तो क्लोरीन वहां पर जो था ना 35 और 37, ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप थे, क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम था 17 और 17, तो ये आइसोटोप्स हो जाएंगे। अब इसमें अगर आप देखोगे तो प्रोटॉन कितना है दोनों में, 17 और 17, लेकिन फिर न्यूट्रॉन कितना है, अलग अलग है, 35 माइनस 17 इज 18 एंड 37 माइनस 17 इज 20। तो इसमें 18 न्यूट्रॉन है, इसमें 20 न्यूट्रॉन है। देख लो न्यूट्रॉन की संख्या चेंज हो गई, इसमें सिर्फ 18 न्यूट्रॉन है, इसमें 20 न्यूट्रॉन आ गए, तो 18 और 20 अलग अलग संख्या आ गई, तो न्यूट्रॉन की संख्या बदल गई। ये बदले हुए न्यूट्रॉन की वजह से इनका मास बदल जाएगा। ये जो न्यूट्रॉन की संख्या बदल रही है इस वजह से इनका मास बदल जाएगा, और न्यूट्रॉन की संख्या बदल जाने से ये दोनों आइसोटोप्स कहलाएंगे। तो ये दोनों आइसोटोप्स हो गए क्लोरीन के। क्लोरीन के आइसोटोप्स दो ही होते, 35 और 37, ये दोनों आइसोटोप्स हो गए क्लोरीन के। ये 3 आइसोटोप्स हो गए हाइड्रोजन के, तो ये 3 हो गए आइसोटोप्स किसके? हाइड्रोजन के। क्लियर हो गया आइसोटोप्स। और इसमें याद रखना इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी।
मतलब 35 की जो प्रॉपर्टी है क्लोरीन की, 37 की भी वही होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलेगी क्योंकि मास बदल जाता है और मास का सीधा इंपैक्ट होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं मेनली वो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, मेनली वो फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। तो दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। स्क्रीनशॉट ले लें इस पूरे पार्ट का, स्क्रीनशॉट ले लें। तो भैया आइसोटोप्स क्लियर हो गया यहां पे, ठीक है। तो ये भी एक टर्मिनोलॉजी होती है आइसोटोप, बड़ी कॉमन है, ये अपन ने 9th क्लास से पढ़ी थी। और इसी के बाद अपन ने 9th क्लास में आइसोबार भी पढ़ा था, वो आइसोबार भी यहां पर देख लेते हैं। बिल्कुल इजी है आइसोबार भी, और कहने को आइसोटोप से बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि आइसोटोप्स क्या था, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ऐसे एटम्स जो सेम एलिमेंट के होंगे, सेम एटॉमिक नंबर होगा, लेकिन उनका जो मास नंबर होगा वो मास नंबर डिफरेंट होगा। तो ऐसे हम एटम्स को एक दूसरे को आइसोटोप कहते थे। अब अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, मतलब एटम्स अलग अलग एलिमेंट के हो गए, क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट मतलब उसकी पहचान अलग है, पहचान अलग है मतलब वो एलिमेंट बेसिकली अलग है। तो अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो लेकिन मास नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो लेकिन मास नंबर सेम हो, तो ऐसे एलिमेंट्स एक दूसरे के आइसोबार्स हो जाएंगे। सो टू और मोर एटम्स, इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होगी, टू और मोर एटम्स, दो या दो से अधिक एटम्स हो सकते हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो बट सेम मास नंबर। सो दे हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर नोन एज आइसोबार्स ऑफ ईच अदर। मतलब प्रोटॉन की संख्या अलग, प्रोटॉन की संख्या जो है वो अलग अलग है, लेकिन जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम है, मतलब प्रोटॉन की संख्या भी अलग है, न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग है, कुछ सेम नहीं है, सिर्फ एक चीज के, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम। तो अगर आपके पास दो एलिमेंट है, सपोज करो एक एक्स है और एक वाई है, सपोज करो एक एक्स है और एक वाई है, इसका एटॉमिक नंबर मान लेते हैं Z1 है, इसका एटॉमिक नंबर मान लेते हैं Z2 है, लेकिन इसका भी मास नंबर A है और इसका भी मास नंबर A है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों के पास प्रोटॉन अलग अलग है, इसके पास प्रोटॉन है P1, इसके पास प्रोटॉन है P2, इसके पास न्यूट्रॉन है N1, न्यूट्रॉन भी अलग अलग है, न्यूट्रॉन है इसके पास N2, दो एलिमेंट। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कुछ इस तरीके से हैं कि इनका जो सम है P1 प्लस N1 वो बराबर है P2 प्लस N2 के। मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो सम है वो सेम है, प्रोटॉन की संख्या सेम नहीं है, न्यूट्रॉन की संख्या सेम नहीं है, एटम्स बिल्कुल अलग है, एक एटम एक एलिमेंट के है ही नहीं। मतलब एक मानकर चलो अगर आर्गन है तो दूसरा क्रिप्टॉन है, मतलब टोटली अलग है, या आर्गन है तो दूसरा कैल्शियम है, ऐसा एटम है, डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं, रिएक्टिविटी बिल्कुल अलग है, केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है, लेकिन उनका जो मास है, जो एटॉमिक मास जिसको अपन कहते हैं, जिसको मास नंबर कहते हैं, वो सेम हो जाता है। और हां, अगर मास नंबर सेम हो गया तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आपको सिमिलर मिलेंगी, केमिकल तो नहीं मिल सकती लेकिन कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको सेम मिल सकती है जो मास पे डिपेंडेंट होती है। तो मास वाली जो प्रॉपर्टीज होंगी वो आपको यहां पर सेम दिख सकती है। तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज एक्स एंड वाई। तो यहां पर अगर हम बात करें, the two different atoms which have same atomic masses but different atomic numbers are called as isobars। तो एटॉमिक मासेस सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। प्रोटॉन की संख्या बिल्कुल अलग है, इवन न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग है, लेकिन जो न्यूक्लियॉन्स का नंबर है, जो सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, मतलब न्यूक्लियस के निवासी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है वो सेम होगा, तो ऐसे एलिमेंट एक दूसरे के आइसोबार्स होंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, इन तीनों का एग्जांपल देखो। आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों अलग अलग एलिमेंट है, मतलब तीनों की पहचान अलग है। देखो इसका एटॉमिक नंबर 18 है, इसका एटॉमिक नंबर 19 है, इसका एटॉमिक नंबर 20 है, तीनों के एटॉमिक नंबर्स आर डिफरेंट, एक का 18, एक का 19, एक का 20, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। लेकिन जो सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यानी कि मास नंबर, वो इसका भी 40 है, इसका भी 40 है, इसका भी 40 है, तीनों का जो मास नंबर है इट कम्स आउट टू बी 40 40 40। तो एटॉमिक मास सबके 40 है, जबकि एटॉमिक नंबर सबके अलग है। इवन अगर आप न्यूट्रॉन निकालना चाहो तो न्यूट्रॉन भी देखोगे अलग निकलेगा। कैसे निकलेगा, मास माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 40 माइनस 18 इसमें 22 निकलेगा, 40 माइनस 19 इसमें 21 निकलेगा, 40 माइनस 20 इसमें 20 निकलेगा। तो बेसिकली ये आपको मिलेंगे जो कि न्यूट्रॉन्स की संख्या होगी। सो दिस कम्स आउट टू बी न्यूट्रॉन का नंबर, न्यूट्रॉन्स की संख्या।
तो न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो आपको यहां पर क्या दिख रही है, वो न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग दिख रही है। एक है 22, एक है 21, एक है 20, 22, 21, 20। तो 22, 21, 20 इस तरीके से आपको क्या दिखेंगे, अलग अलग न्यूट्रॉन्स दिखेंगे, अलग अलग प्रोटॉन्स दिखेंगे, लेकिन जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होगा वो सेम होगा। दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट एज आइसोबार। तो ये आइसोबार हो गया, ये बेस्ट एग्जांपल है, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब इस पर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि आप अपने मन से बताना है आपको कौन सा एग्जांपल है, आपको वहां पर ऑप्शन में दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा बताइए इनमें से कौन सा पेयर आइसोबार बनाता है। तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस में आपको मास नंबर दोनों के देखने, जो भी पेयर्स में दे रखे हैं और जिसमें मास नंबर आपको सेम आएगा वो पेयर आपका आइसोबार का होगा। एटॉमिक नंबर अलग होने चाहिए, मास नंबर सेम होने चाहिए। क्लियर हो गया आइसोबार। हालांकि आइसोटोप्स और आइसोबार्स एक्सपेक्ट मत करना कि तुम आईआईटी के पेपर में तुम्हें मिलेगा, क्योंकि ये 9th क्लास का टॉपिक है। 11th में हम फॉर्मेलिटी के तौर पे पढ़ते हैं क्योंकि 11th में भी हमें दिया हुआ है, लेकिन कोशिश ये करना कि तुम आइसोटोन्स, आइसोडाइस्टर्स अभी आएंगे आगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, इन पर चर्चा करो, क्योंकि ये आपके जो होंगे ये स्पेसिफिकली 11th क्लास के टॉपिक्स होंगे। बट एनीवे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आइसोबार, फिर आगे बात करेंगे। ओके तो यहां पर अपना आइसोबार भी पूरी तरीके से कंप्लीट होता है भाई। लेट्स मूव टू अगेन, और अब बात करते हैं आइसोमॉर्फस। आइसोमॉर्फस ये इंपॉर्टेंट है। यहां से ये जो डिफरेंट चीजें हो जाती हैं आइसोटोन्स और आइसोबार्स के अलावा, जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हो जाती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो दिस इज आइसोमॉर्फस। क्या होता है आइसोमॉर्फस समझेंगे। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स विच कंटेन सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। दो डिफरेंट कंपाउंड है लेकिन दोनों का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मतलब जैसे अगर हम सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट के अंदर हमें पता है बच्चों कि वाटर मॉलिक्यूल्स से क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट रहते हैं। वो अपन कहते हैं ना यार, अगर अपन ने किसी नमक को बाहर रखा है, एटमॉस्फेरिक एयर में एक्सपोज करा है, तो एटमॉस्फेरिक एयर में जैसे एक्सपोज करेंगे तो उसमें एक सीलन आ जाती है। What do you mean by that सीलन? वो जो सीलन आती है मतलब दैट इज हैविंग दैट मॉइस्चर इन इट, उसके अंदर मॉइस्चर है। तो वो मॉइस्चर आया कहां से, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रूप में, वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रूप में। तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिलेंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब अगर दो कंपाउंड में वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वो जो मॉइस्चर का कंटेंट है, वो अगर सेम रहा, कंपाउंड दोनों अलग हैं लेकिन दोनों के अंदर जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का कंटेंट है अगर वो सेम रहा, तो ऐसे दो कंपाउंड को हम नाम देंगे आइसोमॉर्फस। ऐसे दो कंपाउंड को हम नाम देंगे आइसोमॉर्फस। तो आइसोमॉर्फस विल बी दोस कंपाउंड्स। तो आइसोमॉर्फस की अपन बात करेंगे। सो दे आर कॉल्ड एज आइसोमॉर्फस एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज आइसोमॉर्फिज्म। और ये प्रॉपर्टी उन कंपाउंड की जो ये दिखा रहे हैं सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इस प्रॉपर्टी को हम आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे। एग्जांपल देते, एग्जांपल से और समझ में आएगा। जैसे देखो आयरन सल्फेट है, अब आयरन सल्फेट में 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। तो दिस बिकम्स FeSO4.7H2O, दिस बिकम्स FeSO4, दिस इज आयरन सल्फेट .7H2O, मतलब इसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। इसका ग्रीन विट्रियोल इसको बोला जाता है बिकॉज ऑफ इट्स ग्रीन कलर, बट इसका नाम हो गया हेप्टाहाइड्रेट फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, वॉट एवर यू कैन से। हेप्टाहाइड्रेट आप बाद में भी बोल सकते हो, इट विल बिकम फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि एक और सॉल्ट है हमारे पास जिंक सल्फेट, जिसके पास 7 वाटर मॉलिक्यूल्स है, जिसके पास भी 7 वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो आयरन सल्फेट के साथ यहां पर आपको जिंक सल्फेट मिल रहा है जिसके पास अगेन 7 वाटर मॉलिक्यूल्स है, 7H2O, एंड इट विल बी नोन एज व्हाइट विट्रियोल। व्हाइट विट्रियोल, तो इसका जो कलर बेसिकली आपको देखने को मिलेगा, इट विल बी ऑफ व्हाइट विट्रियोल, बट अगेन इसका नाम हो जाएगा जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, लेकिन दोनों के अंदर सेम वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज आइसोमॉर्फस ऑफ ईच अदर, और उनकी ये प्रॉपर्टी आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगी। सो बोथ द कंपाउंड्स हैव compounds have 7 water molecules of crystallization, 7 water molecules of crystallization। दोनों के पास 7 वाटर मॉलिक्यूल्स है क्रिस्टलाइजेशन के, और जब 7 वाटर मॉलिक्यूल्स दोनों के पास है तो दे आर कॉल्ड एज आइसोमॉर्फस।
तो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम होगा। ये जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनता है वो इस वजह से बनता है 7H2O। तो यहां पर दे विल हैव सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स। क्या अगर ये सॉल्ट का फॉर्मेशन देखोगे तो क्रिस्टल से रूप में देखेंगे। ये जब हम 12th क्लास में आएंगे, 12th क्लास में सॉलिड स्टेट नाम का चैप्टर है, वहां पर आपको एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बकायदा बनाकर दिखाया जाएगा। एक प्रॉपर क्रिस्टल लैटिस बनाया जाएगा जो छोटी छोटी यूनिट सेल से बनता है। तो जब आप वो स्ट्रक्चर को देखोगे, किसके लिए, जिंक सल्फेट के लिए और आयरन सल्फेट के लिए, आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के लिए और जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के लिए, तो वो दोनों क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स आपको हूबहू सेम दिखेंगे। वो दोनों क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो आपको बिल्कुल सेम दिखेंगे। वहां जो क्रिस्टल्स वो फॉर्म करेंगे वो बिल्कुल आपको सेम फॉर्म करते हुए दिखेंगे। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्योंकि सेम हो रहे हैं, क्रिस्टल्स क्योंकि सेम आ रहे हैं, इस वजह से वी कैन कॉल देम एज आइसोमॉर्फस एंड देयर प्रॉपर्टी इज नोन एज आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये वाला जब हम पैरामीटर की बात करते हैं, इस वाले टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, तो ये सॉलिड स्टेट में और क्लियर होता है। और इनफैक्ट सॉलिड स्टेट में भी ये वर्ड है, हमें 12th क्लास में एक चैप्टर है द सॉलिड स्टेट, उसमें भी हमारे पास ये टर्म है आइसोमॉर्फस। तो वहां पर आपको विद एग्जांपल, विद स्ट्रक्चर बनाकर बकायदा दिखाया जाएगा कि कैसे आइसोमॉर्फस होते हैं। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम होता है, यूनिट सेल सेम होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमॉर्फस होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद अगले पैरामीटर पे चर्चा करते हैं। ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, लेट्स मूव अहेड, अगले टर्मिनोलॉजी पर चलते हैं, विच इज नोन एज आइसोमर्स। ये तो पढ़ते हुए आ रहे हो, तो 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जनरली ऑर्गेनिक में यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी हम शुरुआत करेंगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वहां पर भी डिटेल में बात करेंगे। तो जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बहुत प्रचलन है, बहुत ये प्रॉम्प्ट है ऑर्गेनिक में, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा दो या दो से अधिक कंपाउंड का। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब ऑर्गेनिक दो या दो से अधिक कंपाउंड अगर आपके पास हैं, तो उनको बनाने वाले एटम और उन एटम की संख्या दो और दो से अधिक कंपाउंडों में भी सेम रहेगी, लेकिन उन एटम का जो अरेंजमेंट है, जो उनकी स्ट्रक्चरल वे फॉर्मेशन है, जो उनका ढांचा है, वो ढांचा आपको अलग दिखेगा। इस वजह से वो दो या दो से अधिक कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। फिर से मैं समझा देता हूं, अंग्रेजी में डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, टू और मोर कंपाउंड्स, दो या दो से अधिक कंपाउंड्स होंगे, और जनरली ऑर्गेनिक में ही दिखेंगे आपको। टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चर आर नोन एज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन ढांचा अलग है। क्रिस्टलाइन ढांचे की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल जो ढांचा है वही अलग है। क्रिस्टलाइन ढांचे की बात तुमने पिछले वाले में की थी आइसोमॉर्फस में, यहां हम कह रहे हैं ओवरऑल ढांचा अलग है। तो ऐसे दो या दो से अधिक कंपाउंड जिनकी में हम ये देख पा रहे हैं, वो सब एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। अब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए का मतलब क्या है कि उनके अंदर जिन कंपाउंड्स में हम ये देख पा रहे हैं, उनके अंदर एटम्स जो है, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, जो है वही सभी में है, बाकी कंपाउंड्स में भी वही है, और जितनी संख्या में है उतनी संख्या में। मान लो कोई कंपाउंड है जिसमें 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो सभी कंपाउंड में 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन ही होगा। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल रिमेन द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा, लेकिन उनका ढांचा बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि उन एटम्स ने अरेंजमेंट बदल ली। उन एटम्स का उस मॉलिक्यूल में जो अरेंजमेंट है, जो उनका बनावटी जो ढांचा है, वो ढांचा उनने बदल दिया। तो इस वजह से वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोमर्स कहलाएंगे। तो देखेंगे, स्पीशीज विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structural formula is called isomer and this type of property is called as isomerism। और उनकी ये प्रॉपर्टी, उनकी ये खासियत आइसोमेरिज्म कहलाती है। वो जो एक दूसरे के कंपाउंड्स जो हो गए, जो एक दूसरे के सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रख रहे हैं बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रख रहे हैं, वो एक दूसरे को आइसोमर्स होंगे। और उनकी ये प्रॉपर्टी, ये अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाने की कला, इसको हम आइसोमेरिज्म कहेंगे। पहली बात, ये बात याद रखना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में लागू होगा और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लागू होगा। मतलब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें तुम जनरली पढ़ते हो, आइसोमेरिज्म नाम का पूरा एक टॉपिक आता है, और इवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी यह पाए जाते हैं।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो आगे आएगा उसमें भी तुम्हें ये मिलेंगे, ठीक है, विच इज अ पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनता है, 12th क्लास में ये टॉपिक, वहां पर भी आप देखोगे कि उनके बीच में भी आपको अलग अलग मॉलिक्यूल्स में आपको आइसोमर्स देखने को मिलेंगे। सो दिस इज व्हाट वी कंसीडर्ड एज आइसोमर्स। एग्जांपल देख लेते हैं, C2H6O, C2H5OH एंड CH3OCH3। अब आप देखोगे C2H6O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसका भी मैंने आपको जिक्र भी किया था। दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O। अब इससे आप क्या बना सकते हो, एक बना सकते हो CH3 CH2OH, ये बेसिकली आपका इथेनॉल है। CH3 CH2OH ये बेसिकली हो गया आपका इथेनॉल, CH3 CH2OH। और यहां पर एक और होगा आपका CH3OCH3। तो CH3OCH3 ये आपका हो गया मिथॉक्सीमीथेन, ईथर हो गया ये आपका, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सीमीथेन, ये ईथर हो गया क्योंकि आपका मिथॉक्सीमीथेन। तो आपके पास एक इथेनॉल है CH3 CH2OH, एक आपके पास ईथर है मिथॉक्सीमीथेन, लेकिन दोनों में खास बात क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O ही है, C2H6O, C2 दो C है, H6 H3 और 3 6 और एक O। बस आपको क्या लग रहा है, अरेंजमेंट बदल गई। इथेनॉल में आपके पास दोनों कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए थे और जो टर्मिनल कार्बन था वो ऑक्सीजन से जुड़ा था। ईथर में क्या किया, ये वाला कार्बन उठा के इस साइड ले आए, मतलब ऑक्सीजन को बीच में रख दिया, ऑक्सीजन को बीच में रख दिया और ऑक्सीजन के दोनों तरफ एक एक कार्बन हो गए। तो एक कार्बन तो ये था, ये इधर चला गया, तो ऑक्सीजन के इधर ये एक और कार्बन चला गया, तो ये हो गया आपका CH3OCH3, CH3OCH3। तो दिस विल बी कॉल्ड एज मिथॉक्सीमीथेन। ये आपका इथेनॉल हो जाएगा, ये आपका मिथॉक्सीमीथेन हो जाएगा, इथेनॉल और मिथॉक्सीमीथेन। कंसेप्ट क्लियर हो गया, बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं है। तो यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको सेम दिख रहा है, लेकिन जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, वो बेसिकली अलग आ रहा है, और स्ट्रक्चर अलग आने की वजह से ये कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर, और इस फेनोमेना को, इस प्रिंसिपल को, इस प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म कह देंगे। और ये एक तरीके का आइसोमर है, ऐसे बहुत टाइप के आइसोमर्स होते हैं, वो जब हम आइसोमर्स पे आएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा एक एक्सक्लूसिव टॉपिक है आइसोमर का, बहुत बड़ा टॉपिक है वो, उसको हम डिटेल में वहां पर पढ़ेंगे। इवन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी आपको आइसोमर का टॉपिक है, उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है CBSE के लिए मेन चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, वहां पर आपको आइसोमर्स दिख जाएगा कोऑर्डिनेशन का। तो वहां पर आपको और क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि आइसोमर्स होते क्या है, कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, और ये जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। सो दिस इज अबाउट आइसोमर। लेट्स मूव अहेड। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे अपन। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, अगले टर्मिनोलॉजी की तरफ बल्कि कहना चाहिए, एंड विच इज कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स? देखो, आइसो वर्ड तब से आ रहा है, अपन जब से शुरुआत से लेकर चले, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, आइसोटोप्स, आइसोमर्स, अपन लगातार बात करते हुए चल रहे हैं आइसो वर्ड को लेकर। इसमें आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम, मतलब सिमिलर, सेम मतलब जिन चीजों को आप कंपेयर कर रहे हो उसमें वो चीज जो पर्टिकुलर आइसो के आगे लिखी गई है वो चीज सेम है, तो आइसो का मतलब होता है सेम। और जैसे कि यहां पर नाम में लिखा हुआ है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इट इज अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स, तो इट इज ऑल अबाउट द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि आइसो का मतलब क्या हो गया, फिर से यहां देखेंगे, आइसो का मतलब क्या हो गया, आइसो का मतलब हो गया भैया सेम, आइसो स्टैंड्स फॉर द वर्ड सेम, बिल्कुल सेम। और इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन्स। तो अब सिंपल सा बन गया, यहां पर आप समझ गए होंगे,
वो स्पीशीज, दो या दो से अधिक जितनी भी हो सकती हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम हो, इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो। मतलब अगर मान लो एक स्पीशीज जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी स्पीशीज उसमें भी 5 है, वो अलग है लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन वो भी रखती है, तीसरी कोई स्पीशीज वो भी अलग है लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन वो भी रखती है, तो ये तीनों स्पीशीज आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहे जाएंगे। तो दो या दो से अधिक स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम हो, इलेक्ट्रॉन सेम होना मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो ऐसी स्पीशीज को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कह देंगे। सो दैट विल बी कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे एग्जांपल अपन लेते हैं, यहां पर क्लोरीन का एक 18 इलेक्ट्रॉन्स की संख्या का, एक 18 इलेक्ट्रॉन्स की संख्या का। अब अगर हमारे पास क्लोरीन माइनस है तो जाहिर सी बात है क्लोरीन माइनस के पास 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इट मींस न्यूट्रल स्टेट में उसके पास 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है न्यूट्रल स्टेट में। लेकिन एक नेगेटिव इसके ऊपर दे दिया गया है, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा न्यूट्रल स्टेट से, तो 17 में एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मतलब क्लोरीन माइनस के पास 18 इलेक्ट्रॉन है। आर्गन के पास तो होते ही न्यूट्रल स्टेट में 18 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है और न्यूट्रल स्टेट में 18 प्रोटॉन है, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन भी है, तो इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन है। पोटेशियम पर प्लस चार्ज, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19 एटॉमिक नंबर है, और न्यूट्रल स्टेट में अगर ये होता, मतलब इस पे अगर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसके पास 19 प्रोटॉन रहते और 19 ही इलेक्ट्रॉन रहते। लेकिन जैसा कि दिया हुआ है, ये पोटेशियम नहीं लिखा, यहां पोटेशियम का आयन बना कर दिया एग्जांपल में, K प्लस, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्टेट से कम है, क्योंकि प्लस चार्ज कब आता है? जब एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है तो एक प्रोटॉन बढ़े हुए दिखते हैं। अब 19 में से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इसके पास भी 18 हो गया, तो ये भी 18 हो गया। कैल्शियम इट शुड बी 2 प्लस, कैल्शियम इट शुड बी 2 प्लस, क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो न्यूट्रल स्टेट में इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉन है। लेकिन अगर 2 प्लस आ गया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो 20 के 2 कम हो गए, मतलब इट विल बिकम अगेन 18। तो कैल्शियम प्लस 2 में भी 18 इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम प्लस 2 में भी 18 इलेक्ट्रॉन है। देन वी हैव Cn माइनस, साइनाइड नेगेटिव, जिसमें कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 12। सॉरी, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 12 तो उसका मास नंबर होता है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। और नाइट्रोजन के पास कितने एटॉमिक नंबर के हिसाब से? 7 न्यूट्रल स्टेट में, तो 6 और 7 कितने हो गए? 13 हो गए। तो साइनाइड अगर बिना चार्ज का होता तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते? 13 इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन यहां पर नेगेटिव है तो इट विल बिकम 14। तो यहां पर ये दूसरा एग्जांपल है बेसिकली, तो ये 14 इलेक्ट्रॉन। और कार्बोनिल में CO, कार्बन मोनोऑक्साइड कह लो इसको, कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, तो इसमें भी 14। तो मतलब ये पूरी एक कैटेगरी बन गई यहां से यहां तक, और ये एक अलग कैटेगरी बन गई, ये एक अलग एग्जांपल बन गया, कहना चाहिए यहां से यहां तक। तो आपके पास 2 एग्जांपल हो गए, ये एक एग्जांपल हो गया जिसमें आप कहोगे दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये चारों स्पीशीज एक दूसरे की आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। So this will be isoelectronic species। और ये अगर आप देखोगे तो ये आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये भी आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, Cn माइनस और CO। तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ये 2 एग्जांपल्स हो गए, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है दोनों में, इन चारों में आपस में 18 इलेक्ट्रॉन है। मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं 10 इलेक्ट्रॉन का। जैसे नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल स्टेट में, नियॉन के पास अगर आप देखोगे तो 10 एटॉमिक नंबर है, तो इट कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन उससे पहले अगर आप F माइनस देखो, O2 माइनस देखो, N3 माइनस देखो, अगर आप इससे पहले F माइनस देखोगे, या आप O2 माइनस देखोगे, या आप नाइट्रोजन 3 माइनस देखोगे, या फिर आप सोडियम पॉजिटिव आयन देखोगे, या फिर आप मैग्नीशियम +2 आयन देखोगे, या फिर आप एल्यूमिनियम +3 आयन देखोगे, इन सब में कॉमन बात ये देखोगे कि सबके पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है। कैसे? देख लो, यहां पर अगर आप देखोगे N3 माइनस, तो नाइट्रोजन का न्यूट्रल स्टेट में 7 एटॉमिक नंबर के हिसाब से 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, न्यूट्रल स्टेट में 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 3 माइनस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा,
माइनस का मतलब ये है कि उसके पास न्यूट्रल स्टेट पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, न्यूट्रल स्टेट से जितने भी माइनस में लगा हुआ है उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो -3 मतलब 7 में 3 और जोड़ दो, तो 7 में और 3 जोड़ दोगे तो यहां पर भी 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो नाइट्रोजन के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है 3- स्टेट पे। ऑक्सीजन 2- में भी 10 इलेक्ट्रॉन है यहां पर, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इस हिसाब से न्यूट्रल स्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन 2- मतलब 2 एडिशनल इलेक्ट्रॉन है, तो 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है। F- ऑल्सो कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स। F- के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि फ्लोरीन के पास न्यूट्रल स्टेट में 9 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 9 के हिसाब से, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्योंकि 9 है, और एक माइनस का चार्ज है मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रल स्टेट में एटॉमिक नंबर 11 के हिसाब से 11 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन प्लस चार्ज लगा है मतलब न्यूट्रल से 1 इलेक्ट्रॉन कम है। प्लस चार्ज का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो 11 में 1 कम करोगे तो इट विल ऑल्सो 10 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार मैग्नीशियम के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रल स्टेट में ये 12 एटॉमिक नंबर के हिसाब से 12 इलेक्ट्रॉन रखेगा, लेकिन +2 है तो 2 कम है, तो 12 - 2 10 हो गया। और एल्यूमिनियम के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 13 है, उस हिसाब से न्यूट्रल स्टेट पे 13 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट +3 लिख रखा है मतलब 3 कम है, तो यहां पर 3 कम है, तो इसके पास भी 13 में से 3 कम हो गए, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखोगे कि इन सबके पास 10-10 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सबके पास आपको 10-10 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, तो ये सब क्या हो गए आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गई। ये सारी क्या हो गई आपकी अगेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गई, मतलब दे कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। These are the species which contains same number of electrons, that is why they are considered to be isoelectronic species. Isoelectronic species. क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद आगे बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें यहां पर इसका। ओके, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझ में आ गया यहां पर। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सिंपल सा खेल है कि ये वो स्पीशीज के लिए जिनके पास सेम इलेक्ट्रॉन्स है। और अच्छी बात पता है इसमें क्या है, इसमें आप एटम भी ले सकते हो, न्यूट्रल एटम भी ले सकते हो, इसमें आप आयंस भी ले सकते हो, नेगेटिव आयंस भी ले सकते हो, पॉजिटिव आयंस भी ले सकते हो, एनायंस भी ले सकते हो, कैटायंस भी ले सकते हो, आप आयंस भी ले सकते हो, और इसमें आप मॉलिक्यूल भी ले सकते हो, जैसे Cn-, जैसे CO। ये Cn- तो चलो रेडिकल है, ये CO मॉलिक्यूल है, तो रेडिकल्स भी ले सकते हो, मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हो। मतलब ये स्पेसिफिक नहीं कि इसमें एटम ही लेना है। आइसोटोन्स, आइसोबार, आइसोडाइफर्स में अभी तक हमने क्या देखा था बेसिकली, मतलब आइसोटोन्स में, आइसोटोप्स में, आइसोबार्स में, कि हमने वहां पर सिर्फ एटम की बात की थी, हमने वहां कंपाउंड को नहीं लिया था। कंपाउंड के लिए हमने फिर आइसोमर्स और आइसोमॉर्फस पढ़ा था, तो वहां एटम की बात नहीं की थी। मतलब कहीं कुछ की बात की तो दूसरे की नहीं की है, दूसरे की है तो पहले की नहीं की है। लेकिन जब आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हो ना, जब आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक को समझते हो ना, तो इसमें आप क्या करते हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में सभी कुछ ले सकते हो, बस प्रोवाइडेड उनमें सेम इलेक्ट्रॉन्स हो। आप उसमें न्यूट्रल एटम लगता है वो ले सकते हो, आपको उसमें नेगेटिव आयन दिखता है आप वो ले सकते हो, पॉजिटिव आयन लगता है आप वो ले सकते हो, आप रेडिकल लेना चाहो, रेडिकल मतलब ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ चार्ज, तो वो ले सकते हो, आप न्यूट्रल कोई मॉलिक्यूल लेना चाहो आप वो ले सकते हो। जैसे 18 वाला जो केस है, इसमें अगर आपको लगता है कि कोई और 18 वाला आप कंपाउंड भी ले सकते थे तो वो कंपाउंड भी ले सकते हो, या 14 में आप कोई कंपाउंड लेना चाहते हो, कंपाउंड ले सकते थे तो आप बिल्कुल ले सकते हो। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको सिर्फ एटम्स लेने या सिर्फ आयंस लेने, जहां पर भी, इसलिए वर्ड स्पीशीज जोड़ा गया, इसलिए वर्ड स्पीशीज बोला गया। आपको जिस स्पीशी में लगता है कि सेम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं आप वो स्पीशी ले सकते हो, और वो स्पीशी क्या होगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या होगी वो स्पीशी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इट विल कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट विल कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया? तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका एक बार और ले लेंगे, इसके बाद आगे बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे यहां पे। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद अगली टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं हम, एंड द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज आइसोस्टर्स, ठीक है। अब आइसोस्टर्स क्या होते हैं ध्यान से समझना, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आता है आपको आईआईटी पे। सब्सटेंस विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स आर कॉल्ड एज आइसोस्टर्स। मतलब इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे और इवन एटम, जो मॉलिक्यूल होगा उसमें एटम की संख्या भी सेम होगी। तो पहली बात तो क्लियर हो गया कि ये हमें सिर्फ मॉलिक्यूल्स में मिलेगा।
ये जो चीज होगी ये सिर्फ हमें मॉलिक्यूल्स में मिलेगी, और उस मॉलिक्यूल्स में जो एटम की संख्या होगी वो बिल्कुल सेम होगी। जो मॉलिक्यूल होगा उस मॉलिक्यूल में जो एटम की संख्या होगी वो एटम की संख्या बिल्कुल सेम होगी। तो यहां पर हम उसको कह देंगे आइसोस्टर्स। इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे और एटम भी सेम होंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, CO2 और N2O। पहले इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं। देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है एटॉमिक नंबर 6 के हिसाब से, न्यूट्रल स्टेट में 6 होंगे। और ऑक्सीजन के पास कितने होंगे न्यूट्रल स्टेट में? 8, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है, लेकिन भाई वी हैव 2 ऑक्सीजन CO2 में, तो ये 16 हो गया। 16 + 6 विल गिव यू 22। इवन N2O में भी अगर देखोगे तो नाइट्रोजन में 7 होंगे। नाइट्रोजन में विल हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल स्टेट में। और कितने नाइट्रोजन है? 2 है, तो 7 × 2 दैट बिकम्स 14। और ऑक्सीजन में अगर बात करें तो ऑक्सीजन में 8 होंगे न्यूट्रल स्टेट में, एक ऑक्सीजन है तो 8, 14 और 8 भी आपको 22 दे देगा। तो यहां पर आपके पास 22 इलेक्ट्रॉन है दोनों में। यहां पर आपके पास दोनों मॉलिक्यूल्स में 22 इलेक्ट्रॉन है। और मॉलिक्यूल में एटम्स की संख्या सेम है। एक कार्बन 2 ऑक्सीजन 3 एटम्स है, 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन 3 एटम्स हैं। मतलब दोनों में अगर आप एटम की संख्या देखोगे तो एटम की संख्या भी बिल्कुल सेम आ रही है। दोनों के पास 3-3 एटम है, और दोनों के पास चूंकि 3-3 एटम है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी आपके पास आइसोस्टर्स का एक एग्जांपल होगा, क्योंकि 3 एटम है और इलेक्ट्रॉन सेम है। तो इसमें बेसिकली 2 कंडीशन सेम होनी चाहिए। एक, मॉलिक्यूल में एटम की संख्या सेम होनी चाहिए। अगर एटम की संख्या सेम है तो उसको हम ये मानेंगे कि आइसोस्टर्स बन सकता है, प्रोवाइडेड अगर उसमें इलेक्ट्रॉन भी सेम हो। और इलेक्ट्रॉन कैसे गिनना है? हर एक एटम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वो आपको देखना, और एंड में आपको सम कर देना है। तो पूरे मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो आ जाएगा, और पूरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन ही हमें निकालने हैं। दैट बिकम्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पूरे मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमें वो निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो बन जाएगा। सो दैट बिकम्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 3 एटम हो गया, ये 3 एटम हो गया, और इस तरीके से एटम की संख्या सेम हो गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो गई। ये दोनों एक दूसरे के आइसोस्टर्स बन गए, आइसोस्टर्स। ठीक है, तो आइसोस्टर्स पर भी क्वेश्चन आता है। अगर मैं इंपॉर्टेंट चीजें पकड़ूं यहां से, तो आइसोटोन्स जो सबसे पहले पढ़ा था, टोप्स नहीं टोन्स, न्यूट्रॉन जिसमें सेम होते हैं सिर्फ, आइसोटोन्स, आइसोस्टर्स, आइसोमॉर्फस, और इससे पहले जो हमने पढ़ा था दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये 4 चीजों पर आईआईटी पर क्वेश्चन आया है, आता रहा है और आएगा, आगे भी चलकर बिल्कुल आएगा। आइसोटोप्स, आइसोबार्स आप लीस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, क्योंकि वो इतना कॉमन हो चुका है 9th क्लास से कि अब सब बच्चे जानते हैं, तो आईआईटी उस पर अब सवाल नहीं करता इसलिए। ठीक है, बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका। ओके, तो यहां पर हमारा कंप्लीट होता है पूरे तरीके से आइसोस्टर्स, और पूरे तरीके से वो सारी टर्मिनोलॉजीज जिसको हमने यहां पर डिस्कशन किया है, जिसका हमने यहां डिटेल डिस्कशन देखा है, और सारी टर्मिनोलॉजीज को हमने यहां पर समझा है। ठीक है, बाकी मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म के बारे में आप सारी चीजें जानते हैं, लेकिन कुछ चीजें फिर भी मैं बता देता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर अब जब आप जाते हो तो आपको यूट्यूब से एक एक्स्ट्रा एज मिलता है। YouTube पर तो आपको 100% फ्री कंटेंट मिलता है, YouTube पर आप लेक्चर्स देख रहे हो, लेकिन आप वेबसाइट पर जाकर देखोगे तो आपको वहां पर एक स्ट्रक्चरल और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको पूरा कोर्स दिखेगा। फिर चाहे वो कोर्स आपके IIT JEE या नीट का हो, या आप CBSE या यूपी बिहार बोर्ड स्पेसिफिक रीजनल बोर्ड्स की अगर कोई तैयारी कर रहे हो, किसी भी क्लास में हो, किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, आपको हर क्लास का सारा सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स एक्सक्लूसिवली अपलोडेड हैं और वेबसाइट पर ये स्ट्रक्चरल फॉर्म में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप NTSC, ओलंपियाड या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, जैब, कैब, इन सब में से किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फुल फ्लेजेड ये कोर्सेस अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पर भी, और साथ में मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com पर भी। बस वेबसाइट पर आप जाओगे तो आपको एक बहुत अच्छा एक्स्ट्रा ये मिलेगा कि आपको वहां पर भटकना नहीं है लेक्चर्स के लिए। आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, एग्जाम सिलेक्ट करना है, और पूरा कोर्स आपके सामने आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, कोई कूपन कोड नहीं लगाना, कोई पैकेज नहीं खरीदना, क्योंकि 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है आपको ये पूरा सब्सक्रिप्शन। तो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरे तरीके से, और 100% आपको ये गारंटीड के साथ मिलता है कि एक्सक्लूसिव और क्वालिटी कंटेंट आपको वेबसाइट पर मिलता है। वेबसाइट के सारे लेक्चर्स आप मोबाइल से, लैपटॉप से, टैबलेट से, डेस्कटॉप से, आप किसी से भी एक्सेस कर सकते हो। हैसल फ्री लेक्चर से, बहुत सुविधाजनक लेक्चर से आप उनको जाकर देखें। और सिर्फ थ्योरी नहीं है, वहां पर आपको शीट्स भी, ऑनलाइन टेस्ट पेपर भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, वन शॉट रिवीजन, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, सारी चीजें आपको अवेलेबल होती हैं
जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कराने में हेल्प करती है। तो भैया इंतजार किस बात का कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, वेबसाइट का लिंक एक बार आप शेयर कर लें, उसको बुकमार्क कर लें और लोगों तक इसको शेयर करें। चैनल का लिंक भी और वेबसाइट magnetbrains.com का लिंक भी आप जितना ज्यादा हो सके लोगों तक इसको पहुंचाएं। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहे। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।